गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो हम बात कर रहे थे प्रगतिवाद की। कल हमने नागार्जुन को पढ़ा था। एक दो क्वेश्चन भी आपसे पूछे थे, जिसका एक दो जनों ने कमेंट किया तो उनका उत्तर भी सही है। तो आज हम बात करेंगे प्रगतिवाद के अगले कवि केदारनाथ अग्रवाल की। देखो, इनका क्या है कि आपको जन्म अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। प्रगतिवाद के जो भी कवि है, क्योंकि यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन आता है, कवियों का कालक्रम वाला। दूसरा, इनका जो गांव है ना, ये गांव कमसीन बांदा ऐसा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी प्रगतिवादी कवि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, जो चीज़ मैंने यहाँ ऐड कर रखी है ना, उसको आपको इम्पोर्टेंट मान के याद करना है, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था 1911 में। कब हुआ पूछे तो 1911 में। कहाँ पर हुआ? कमसीन बांदा, यूपी में, ठीक है। और केदारनाथ अग्रवाल का उपनाम पूछ ले तो इनका उपनाम था बालेंदु। क्या था? बालेंदु। और इनकी उपाधि क्या? प्रगतिवाद का पंथ कहा जाता है। ये छायावाद में पंथ है ना, सुमित्रानंद पंथ, वैसे ही प्रगतिवाद का पंथ पूछ ले कौन है तो अपने केदारनाथ अग्रवाल है। फिर केन के कवि, केन नदी है ना, उसके कवि है ये कौन? केदारनाथ अग्रवाल। और ये अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। पूछ ले केदारनाथ अग्रवाल क्यों प्रसिद्ध है तो अपने प्रकृति चित्रण के लिए। जैसे अपने नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद। अपने उपन्यासों के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रेमचंद। वैसे ही प्रकृति चित्रण के लिए प्रगतिवाद में कौन फेमस है? केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है ना। आगे देखो, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का पंथ कहा है। मतलब छायावाद में तो पंथ है ही, लेकिन छायावाद के बाद का अगर कोई पंथ है तो वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ऐसा मानना है बच्चन सिंह जी का, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था, ठीक है। और इनका संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल का अपूर्वा। अच्छी रचना है और ये कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। अभी हम इनके काव्य देखते हैं, किनके? केदारनाथ अग्रवाल के। तो केदारनाथ अग्रवाल अलग है और केदारनाथ सिंह अलग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो काव्य इनके देखो, ये के युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आईना, नींद के बादल, देश देश की कविता, गुल मेहंदी, पंख और पतवार। फिर आगे देखो, आत्मगंध, अस्थि और अंकुर, चंद्रगोना से लौटती बेर। ये सारी रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। कहे केदार खरी खरी। अब इनमें से आप पूछो कि सर हमें याद कौन सी करनी है अनिवार्य रूप से, तो अपूर्वा आपको याद होनी चाहिए, युग की गंगा याद होनी चाहिए, फूल नहीं रंग बोलते याद होने चाहिए, आयना याद होना चाहिए, गुल मेहंदी याद होना चाहिए, पंख और पतवार भी आपको याद होनी चाहिए। और एक अगर आप याद करो तो ये आत्मगंध याद कर लेना। इसके अलावा दो चार रचना और है जिन जो कई बार पूछ रखी है। एक है जमीन पक रही है। क्या है? जमीन पक रही है, ये भी केदारनाथ अग्रवाल की काव्य हैं, ठीक है। एक जमुन जल तुम, जमुन जल तुम, ये भी पूछी हुई रचना, ठीक है। अब जो लिख रहा हूँ ना, पूछी हुई रचना है, जमुन जल तुम। फिर है बसंती हवा। कौन सी? बसंती हवा, ये भी अपने केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। फिर है आग का झरना। कौन सी है? आग का झरना, आग का झरना, ये भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। फिर एक और याद रखना आपको लास्ट में, लोक और आलोक, लोक और आलोक, लोक और आलोक। ये देखो रचनाएं मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछ रखी है, और पूछी हुई रचना या क्वेश्चन क्या 100% समान होती है कि वो वापस पूछा जाए, है ना। आग का झरना, जमीन पक रही है, जमुन जल तुम, बसंती हवा, लोक और आलोक। पूछी हुई रचना इसलिए बार बार पूछी जाती है क्योंकि एक बार किसी पेपर सेटर ने कोई क्वेश्चन दे दिया, तब नया पेपर सेटर होगा ना, वो क्वेश्चन नया बनाने से बचेगा। क्योंकि क्वेश्चन बनाना कोई मतलब ऐसा खेल नहीं कि आराम से बना ले, ऐसा नहीं बना सकते। कई बार कोई ना कोई उलझन आ जाती है, तो वो चाह रहा है कि क्वेश्चन पहले कहीं पूछ रखा है तो इसी को वापस आगे वाले एग्ज़ाम में चिपका दें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया में हिंदी का पेपर जो भी हो रखा है वो आपको अनिवार्य रूप से देखना है, क्योंकि हिंदी के पेपर सब जगह होते हैं और अपना हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र एक समान ही है। तो आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। जो जो मैंने रचनाएं आपको इंपॉर्टेंट बताई वो याद करनी है, और ये जो लिखी है बाद में ये सारी आपको आनी चाहिए, ठीक है साथियों। आगे हम इनकी देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ। इनकी पहली पंक्ति है, मांझी ना बजाओ बंसी। कई बार पूछ रखी है, कविता यूं ही बन जाती है बिन बनाए। ये भी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। ये भी इम्पोर्टेंट है। हम जिए ना जिए दोस्त, तुम जियो एक नौजवान की तरह। ये भी किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी पंक्तियाँ करीब करीब इम्पोर्टेंट है सारी,
और दो चार जो यहाँ नहीं है वो मैं और बोल देता हूँ। एक है, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल, इसी इसी का ही है बड़ा रूप है ना। मांझी के पुल से कितना दूर है मांझी का पुल, ऐसी है। और एक है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्ति भी पूछ रही है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। इसके अलावा ध्यान रखना, एक काटो काटो करणी, काटो काटो करबी, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, ये पंक्ति भी केदारनाथ अग्रवाल की है। एक इनकी और पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। तो ये पंक्ति इनकी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। और ये है ना, कविता यूं ही बन जाती है बिन बनाई, क्योंकि हृदय में तड़प है, तड़प रही है याद तुम्हारी, ऐसे करके पूरी पंक्ति है, मुझे याद नहीं आ रही है, हाँ याद आ गई। कविता यूं ही बन जाती है बिन बनाई, क्योंकि हृदय में मेरी तड़प रही है याद तुम्हारी, पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और फालतू की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, सारी जो आपके एग्जाम आने लायक है वही चीज़ें हम देखेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कवि। नेक्स्ट कवि देखो, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म 1912। इनकी एक ही रचना आपको ध्यान में रखनी है, और रूप रंग, यानी काव्य में ये ध्यान रखनी है, बाकी आगे और बातें करेंगे जब आलोचना वगैरह पढ़ेंगे तो, ठीक है। फिर शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जन्म कब हुआ था? 1916 में। एक बार फिर कह दूँ, प्रगतिवादी कवि, छायावादी कवि, है ना, इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है, क्रम का क्वेश्चन आता है, बार बार कह रहा हूँ। इनका जन्म ध्यान में रखना है, कहाँ हुआ ये भी ध्यान में रखना है, और कब हुआ ये भी ध्यान में रखना है। कब हुआ ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कौन सा? क्रम वाला, ठीक है। अब शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं देखो, पहले तो इनके संग्रह पढ़ेंगे। पहला संग्रह इनका हिल्लोल, दूसरा मिट्टी की बारात, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखो साथियों, क्वेश्चन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसपे किसी कवि को कोई ना कोई पुरस्कार मिला हो, पुरस्कार मिली रचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मिट्टी की बारात पर शिवमंगल सिंह सुमन को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर जीवन के गान, फिर हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, वैसे सारे पूछ रखे हैं, फिर भी आप एक ये याद कर लेना, एक ये कर लेना, एक ये याद कर लेना संग्रह में, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ठीक है। फिर इनकी काव्य है देखो, चल रही कुदाली और कलकत्ते का काल, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। कलकत्ते का काल किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की, ठीक है साथियों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कवि की, त्रिलोचन। त्रिलोचन का जन्म 1917, कहाँ पर? चिरानपट्टी, यूपी में, ठीक है। और सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध है, कौन? त्रिलोचन। पूछ ले, सोनेट छंद के लिए फेमस कौन है? त्रिलोचन। त्रिलोचन कौन सी धारा के कवि है? प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि है। और ये पश्चिम का एक शोक गीत है, कौन सा? ये सोनेट छंद है ना, पश्चिम का एक शोक गीत है। वैसे हिंदी में सोनेट छंद में लिखने वाले कौन है? त्रिलोचन, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम पूछ रहे त्रिलोचन का, तो क्या है? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है साथियों? वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है बराबर। फिर बच्चन सिंह ने क्या कहा? आत्म विश्लेषण का कवि। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्म विश्लेषण का कवि कहा। और मुक्तिबोध ने त्रिलोचन का क्या कहा? अवध का किसान कवि। मुक्तिबोध ने तो अवध का किसान कवि कहा है त्रिलोचन को, और बच्चन सिंह ने आत्म विश्लेषण का कवि कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर त्रिलोचन की रचना, ये इनकी कविता है, चंपा काले काले अक्षर चिन्हती है, ये 11वीं या 12वीं में लगी रचना है, अच्छी रचना है और पूछी जा सकती है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। चंपा काले काले अक्षर चिन्हती है, किसकी रचना है? त्रिलोचन की, ठीक है। फिर इनका संग्रह भी इनकी इंपॉर्टेंट है। एक है धरती, फिर गुलाब और बुलबुल, फिर दिगंत, ये पूरा सोनेट छंद में लिखा गया, पूरा का पूरा सोनेट छंद में। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, जो किस में लिखा गया? पूरा सोनेट छंद में। आगे देखो साथियों, फिर है ताप के ताए हुए दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर शब्द, फिर उस जनपद का कवि, अर्गान, फूल नाम है एक, अन कई कुछ भी कहनी है, और अमोला इंपॉर्टेंट है। अमोला अवधी भाषा में लिखी त्रिलोचन की रचना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है साथियों। हमने काव्य संग्रह की बात करी, अब हम इनकी त्रिलोचन की जो पंक्तियाँ ना इंपॉर्टेंट काव्य पंक्तियाँ, ये भी कई बार पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। मुझे जगत प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, किसकी पंक्ति है? कि मुझे जगत प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये त्रिलोचन की पंक्ति है। फिर ये जीवन मिला, फूल मिला या धूल में मिला, अकेले जिया नहीं जाता, किसकी पंक्ति है? ये भी त्रिलोचन की पंक्ति है। फिर है
मैं तुमसे बात क्या करता हूँ, यही मेरी कविता है। अच्छी है ना। मैं तुमसे बात क्या करता हूँ, यही मेरी क्या है, कविता है। ये त्रिलोचन की पंक्ति है। साम्यवाद के पथ में लिखा क्या करते हैं, त्रिलोचन की पंक्ति। मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकने, ठीक है, ये भी त्रिलोचन की पंक्ति है। दो पंक्तियां मैं इनकी और बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रह नहीं जाता, जीवन मिला है या रतन मिला है, ये ठीक है। और यही है ना, जीवन मिला फूल मिला, उसके शुरू की पंक्ति है कि आज मैं अकेला हूँ, अकेला रह नहीं जाता, जीवन मिला है रतन मिला है, ये जीवन मिला है फूल मिला है या धूल में मिला है, अकेले जिया नहीं जाता, ठीक है। फिर एक पंक्ति इनकी और है, विषम शिला संकुला पर्वत भूता गंगा शशि तारकहारा अभिद्रुत अतिशय पूता। ये जब मैं नोट्स वापस टाइप कर रहा हूँ ना, उनमें जो अभी मैंने पंक्तियाँ बोली है ये उनमें मैं टाइप कर दूंगा, क्योंकि पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। वापस बोल रहा हूँ, विषम शिला संकुला पर्वत भूता गंगा शशि तारकहारा अभिद्रुत अतिशय पूता। पंक्ति किसकी है, त्रिलोचन की। 2-4 बार सुनना, स्पीड कम करके आप लिख लेना, क्योंकि जो मैंने यहाँ नहीं लिख रखी है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ शामिल नहीं कर पाया, क्योंकि नोट्स ये मैंने बहुत पहले टाइप कर रखे हैं। जब मेरी एमए चल रही थी ना, 2019 में मैंने एडमिशन लिया था, एमए में 21 में मेरी हुई एमए, उस टाइम की है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर रागे राघव। राघव राघव का जन्म हुआ था 1923 में। कब हुआ, 1923 में। क्रमस्थली इनकी वेर भरतपुर। देखो भरतपुर अपने राजस्थान में, थोड़ा ध्यान रखना। क्रमस्थली कहाँ है, वेर भरतपुर। और राघव राघव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ठीक है। और वास्तविक नाम इनका क्या है, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। ये क्वेश्चन वास्तविक नाम के मिलान वाला आ सकता है, इधर नाम दे दे कवियों का, इधर ये वास्तविक नाम दे दे, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्वेश्चन कैसा भी आए, इजी से लेके हार्ड तक, हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। और जो हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहता है उसका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। अच्छी रैंक से सिलेक्शन होता है उसका, ठीक है साथियों। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इनके जो खंड काव्य है, प्रबंध खंड काव्य है ना, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ रखे तीनों, ठीक है। अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, तो इनका क्रम भी ध्यान में रखना है। अजय खंडर, मेधावी, पांचाली। और अजय खंडर के शीर्षक कितने हैं, 3, झंकार, ललकार, हुंकार, ठीक है। 3 शीर्षक है अजय खंडर के। जो खंड काव्य है रागे राघव का, शीर्षक 3 है, झंकार, ललकार, हुंकार, किसके, अजय खंडर के। और इनका भी क्रम आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, इनके संग्रह पिघलते पत्थर और राहों के दीपक। पिघलते पत्थर और राहों के दीपक, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही मुक्तक है, ठीक है। आगे देखो, रागे राघव के बारे में कुछ और चीज़ें। इनकी एक कहानी है गदल, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी है शायद, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इनके उपन्यास घरौंदा, कब तक पुकारो, मुर्दों का टीला, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने वैसे ही, अब आप बोलोगे आप हर चीज़ भी इंपॉर्टेंट कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आने लायक है या जो पूछे गए हैं या जो आगे पूछे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कचरा से कोई मतलब नहीं है कि कचरा बहुत सारी किताबों में पढ़ाई है कि कचरा तो क्या कहूँ, मतलब वो अपने एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो अपने लिए जो अपने काम के नहीं वो कचरा ही अपने लिए, है ना। तो ज़्यादा नहीं देखना है आपको, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और बिना डरे पढ़ना है, ठीक है ना। तो इनके उपन्यास ही आपको ध्यान में रखना है, तीनों तीन, ठीक है। इनका क्रम भी आप ध्यान में रख लेना। फिर नागार्जुन रागे राघव प्रगतिवादी कवि के साथ साथ क्या है, आंचलिक उपन्यासकार भी है। देखो नागार्जुन राघव प्रगतिवादी कवि तो ही है, साथ में क्या है, आंचलिक उपन्यासकार भी है। एक अपने आंचलिक उपन्यासकार कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु ये तो उपन्यासकार है ना, आंचलिक, थोड़ा ध्यान रखना। तो नागार्जुन और रागे राघव को आप साथ ही साथ में ध्यान रख लेना, ये क्या है, आंचलिक उपन्यासकार भी है, ठीक है साथियों। और अब हम अपना एक ही कवि बचा है इसका प्रगतिवाद का, वो है मुक्तिबोध। मुक्तिवाद को मेरे हिसाब से अलग से पढ़े तो ठीक रहेगा, वो थोड़ा सा बड़ा भी है, आपकी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और प्रगतिवाद में नागार्जुन के बाद मुक्तिबोध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुक्तिबोध जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।